हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो ऑलरेडी हम डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो वॉच की होगी। अगर नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ से आपको कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की सभी वीडियोस आप अकॉर्डिंगली वॉच कर पाएंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको गिवन है टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए, जब एक बिज़नेस को पैसों की ज़रूरत होती है तो बिज़नेस के पास ना दो रास्ते होते हैं। पैसे को फंड्स को रेज़ करने के लिए उनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता जो होता है वो होता है ओन्ड फंड, दूसरा रास्ता जो होता है वो होता है बोरोड फंड। ओन्ड में हमारे कौन से आएंगे, इक्विटी शेयर्स हो गए, है ना। और बोरोड फंड्स में कौन आएंगे, लाइक डिबेंचर्स हो गए या बैंक लोन हो गया, ये सब आएंगे। तो इसी से ही मिलके हमारा जो है कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। तो अब कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स ऑफ सोर्सेज कि कौन कौन से सोर्सेज से हम जो है अपना पूंजी बना रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब हम जानते हैं हमारे बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और बिजनेस फिर क्या करता है, फंड्स रेज करता है। तो अब चॉइस रिलेटिंग टू रेजिंग ऑफ फंड्स एंड प्लानिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन अंडरटेकिंग वुड बी बिटवीन कैपिटल एंड बोरोइंग्स। तो बोला गया है कि अब फंड्स हमको रेज तो करने हैं पर चॉइस क्या रहेगी, कैसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर को प्लान किया जाएगा। एक बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर को प्लान करना, फंड रेज करना कि भाई वुड बी बिटवीन कैपिटल एंड बोरोइंग्स एंड द प्लानिंग ऑफ द ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशो। तो हमको जो है एक ऑप्टिमम प्लानिंग करनी है कि हमारी डेट इक्विटी रेशो क्या रहेगी। डेट इन द सेंस कि वही हमारा डिबेंचर्स हो गए, जो लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, वो लोन भी हो सकता है, बैंक लोन। और इक्विटी तो हम जानते ही हैं, इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर जब इशू करते हैं। तो अब कितना परसेंट हमको डिबेंचर्स यानी कि डेट लेना है लॉन्ग टर्म और कितना परसेंट हमको इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, इसकी जो है प्लानिंग की जाती है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर हम फंड्स रेज कर रहे हैं किसके द्वारा, लोन या डिबेंचर के द्वारा, तो अब फंड्स रेज इनके द्वारा जो हम फंड्स रेज करते हैं उसमें एक्सपेंसेस होते हैं। वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखो आपने लोन लिया या आपने डिबेंचर्स इशू करे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से बिजनेस क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है लोन्स पर या डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करता है। तो वो ना डिडक्टिबल होती है। मतलब जब एक असेसी या जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करता है तब वो ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या कर सकता है, उसमें से माइनस कर सकता है। लेकिन ना यहाँ पे एक एक्सेप्शन का केस है। वो क्या है कि अगर कोई इंटरेस्ट की अमाउंट पे करी है, मान लो कि लोन लिया है एक बिज़नेस ने, बिज़नेस चाहता है कि मैं अपना बिज़नेस जो है एक्सटेंड करूं, बढ़ाऊं, और उसके रिगार्डिंग बिज़नेस लोन ले रहा है ना। और बिज़नेस ने लोन लिया एक एसेट खरीदने के लिए कि बिज़नेस को एक एसेट परचेज़ करनी है, उसके लिए बिज़नेस ने लोन लिया। तो ना जब तक बिज़नेस क्या कर रहा है, बिज़नेस ने लोन तो ले लिया और अभी एसेट एक्वायर भी कर ली, लेकिन अभी तक उस एसेट को यूज़ नहीं करा। और मान लो देखो आज ले ली, लेकिन यूज़ कब कर रहे हैं, 2-3 महीने के बाद कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब हम जानते हैं हम लोन तो ले चुके हैं और हमको इंटरेस्ट पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो 2-3 महीने का जो वो इंटरेस्ट पेमेंट अगर बिज़नेस करेगा तो वो डिडक्टिबल नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक एसेट यूज़ ना करी हो तब तक अगर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो तो वो डिडक्टिबल नहीं होगी, उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाउएवर लेकिन वो जो कॉस्ट होएगी ना, मतलब वो जो अमाउंट होएगी वो एसेट की कॉस्ट में ज़रूर ऐड हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि कोई एसेट के लिए लोन खरीदने के लिए लोन लिया था
और उस एसेट को यूज़ किया नहीं, 2-3 महीने पड़ी रही और 2-3 महीने के बाद उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, तो यूज़ करने तक की डेट और लोन लेने तक की डेट पे जो है जो भी इंटरेस्ट अगर पेमेंट हो रही है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन कब से मिलेगी? जब आप एसेट यूज़ कर रहे हो और इंटरेस्ट पेमेंट तब से कर रहे हो, तो तब से डिडक्शन मिलेगी। चलिए जी, ये पॉइंट क्लियर है। और उसके बाद ओके, तो अदर हैंड अगर बात करें दूसरी ओर, तो एक्सपेंसेस अगर इनकर हुए हैं कैपिटल रेज करने में, अभी तो हमने जो पढ़ा वो डिबेंचर और लोन के बारे में पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल के ज़रिए अगर कोई फंड रेज किया है, कैपिटल रेज करी है, तो उसमें हम जो भी शेयर कैपिटल में डिविडेंड पे कर रहे हैं तो वो डिडक्टिबल नहीं होगा। अभी ऊपर वाले केस में इंटरेस्ट तो डिडक्टिबल था, लेकिन इस केस में डिडक्टिबल नहीं होगा। कोई भी अगर आप डिविडेंड पेमेंट कर रहे हो शेयर कैपिटल की या कोई भी, है ना, तो ये डिडक्टिबल नहीं होगा। लेकिन ना फिर भी कुछ एक्सपेंसेस हैं कैपिटल से रिलेटेड जो डिडक्टिबल होंगे इस केस में। वो दो हैं। क्या क्या? पहला कि अगर असेसी क्या है, एक फर्म है ना, फर्म की बात हो रही है, इंटरेस्ट पेएबल टू पार्टनर ऑन देयर कैपिटल एंड लोन कैपिटल, कि अगर कोई फर्म बोल रहे हैं पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म जो है अगर अपने पार्टनर्स को वो क्या कर रही है, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है, और या फिर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट दे रखा है ना, आई मीन कैपिटल दे रखी है ना, बिजनेस में लगा रखी है, तो उस पर अगर कोई इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, या कोई लोन दे रखा है पार्टनर ने, उस पर इंटरेस्ट की कोई पेमेंट हो रही है, तो उसमें जो है क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन कितनी डिडक्शन मिलेगी? 12% पर एनम की डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरा केस क्या है? मतलब ये कैपिटल से रिलेटेड था ना, हाँ। दूसरा केस क्या है? इफ़ दी असेसी इज़ एन इंडियन कंपनी। अभी तो हमने पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा, अब जो पढ़ रहे हैं वो इंडियन कंपनी की असेसी, मतलब इंडियन कंपनी के केस में पढ़ रहे हैं कि अगर इंडियन कंपनी की बात करें तो इंडियन कंपनी अगर अपने शेयर्स इशू कर रही है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन या फिर डिवेंचर, तो उस पर अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर हो रहा है, लाइक कौन सा एक्सपेंस? कमीशन हो गया, है ना, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, ब्रोकरेज का खर्चा हो गया, ड्राफ्टिंग का, टाइपिंग का, प्रिंटिंग का, एडवर्टाइजिंग का, है ना, प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है ना जब अब शेयर इशू करती है, जब एक कंपनी न्यू शेयर इशू करती है तो आईपीओ लॉन्च करती है ना, तो प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग जो भी खर्चे होते हैं ना, ये जो है इन खर्चों का 20% जो है वो डिडक्टिबल होता है। ठीक है, इन खर्चों का 20% जो है वो डिडक्टिबल होता है, और वो जो है कंपनी 5 आने वाले ईयर्स में डिडक्ट कर सकती है। ऑलराइट, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ जब से। और यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, देखिए 1 मिनट ये रहा, हाँ, तो अब हमें इससे क्या पता चला, जो भी अभी हमने पढ़ा, कि बोरोइंग्स जो है कंट्रीब्यूट टू टैक्स सेविंग। बोरोइंग से क्या होता है? टैक्स सेव होता है, और जब टैक्स सेव होता है तो क्या होता है? ऑनर्स की इक्विटी पे रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हायर होता है, बढ़ जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर केस में सही हो, अच्छा हो। ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन एग्जेम्पशन और डिडक्शन। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है किस पर? एग्जेम्पशन और डिडक्शन पर। तो अब देखिए, एग्जेम्पशन की बात की जा रही है हमारे सेक्शन 10AA, और या फिर डिडक्शन की बात करें तो ATIA, ATIAB और IB, IC एंड IE जो है हमारे इनकम टैक्स एक्ट का, ये क्या करते हैं? देखो, डिडक्शन मिल गई आपको, एग्जेम्पशन मिल गया, इससे आपका क्या होगा? आपको फ़ायदा है ना, एक तरीके से प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स आपका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिडक्शन मिल गई जी, टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, एग्जेम्पशन मिल गई, तो अब प्रॉफिट बढ़ गया है। तो जब प्रॉफिट बढ़ गया है तो इससे क्या होगा? इक्विटी कैपिटल पे रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ जाएगा। लेकिन बोरोड कैपिटल जो होती है ना, वो आपके प्रॉफिट को कम कर देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बोरोड कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, और हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाता है? जो है बोरोड कैपिटल जो है प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर देती है ना, एंड प्रोपोर्शनेटली डिडक्शन रिड्यूस होती है, एंड देयरफॉर इसीलिए बोला गया है कि मिनिमम पॉसिबल लोन्स जो है वो लिए जाने चाहिए, लोन्स जो है वो कम लिए जाने चाहिए। कुल मिला के ये बात बोली गई है।
क्योंकि देखो लोन पे तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी, इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक 6 पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पर टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको तो अच्छे से पढ़ना है। नंबर 1 देखिए कि अब आपको ना टैक्स प्लानिंग करनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा टॉपिक है ना वो मेन यही है। देखिए क्या प्लानिंग करनी है। नंबर 1 कि वेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो आपने पैसा उधार लिया, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर वो इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या है ज़्यादा है एक तरीके से, या फिर जो बोला गया है वही मैं आपको बताती हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कहने का मतलब है कि आप जहाँ पे भी आपने वो पैसा लगाया वहाँ से तो कम पैसे आ रहे हैं, और आपने उधार ले रखा है वहाँ पे आपको इंटरेस्ट की पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है। ठीक है, कुल मिला के अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊँ तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है। मान लो एक लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है 5% और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। तो फिर क्या है, ये आपका फ़ायदा ये आपका नुकसान है, तो इट मीन्स कि आपका नुकसान है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में मिनिमम लोन कैपिटल आप यूज़ करेंगे, मतलब लोन लेकर आपको कैपिटल नहीं करनी यूज़। ठीक है, अगर ऐसा कुछ केस है तो आप बहुत कम लोन कैपिटल इसमें यूज़ करेंगे। नंबर 2 इसका वाइजा वर्जा है उल्टा कि वेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर। अब यहाँ पे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली जब आपको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है तो आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आप अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा, लेकिन हमको ठीक है ये समझ में आ गया है, बट हमको लीगल रिक्वायरमेंट जो हम कैपिटल रेज करने में लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी जो पड़ती है उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, वो इग्नोर नहीं की जा सकती। भले ही आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है हम जानते हैं, लेकिन जो लीगल रिक्वायरमेंट आपने करी थी वो भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद 3rd द कैपिटल में बी यूटिलाइज फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। अब ना आप कैपिटल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आप कैपिटल को नॉन डेप्रिशिएबल एसेट एक्वायर करके भी यूज़ कर सकते हो। अब नॉन डेप्रिशिएबल का मतलब क्या है, जिन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लाइक हो गया आपका लैंड हो गया, गुडविल हो गया एंड बोरोड। ये तो ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया कि कैपिटल को आप यूटिलाइज कर सकते हो कहाँ पे, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स में, लाइक लैंड या गुडविल आपने इसमें यूज़ कर लिया। लेकिन जो बोरोड फंड है उसको आप यूटिलाइज किस में कर सकते हो, डेप्रिशिएबल एसेट्स में, मतलब ऐसी एसेट्स जिस पे डेप्रिसिएशन लगता हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पीरियड आफ्टर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस बट बिफोर द एसेट was put to use will be capitalized and a higher of amount of depreciation will be allowed। देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा फॉर द पीरियड आफ्टर सेटिंग अप द बिजनेस, है ना, जब बिजनेस सेट हुआ, लेकिन एसेट को यूज़ करने से पहले, जैसे कि अभी हमने एक पॉइंट में बात भी करी थी इसकी स्टार्टिंग में कि हमने जो है क्या करा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट तो करी, पे किया बिज़नेस सेट होने के बाद, लेकिन अभी तक हमने उस एसेट को यूज़ नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। कैपिटलाइज्ड क्यों होएगा, क्योंकि आप उस वो वाली कॉस्ट को, जो वो एसेट मतलब जो आपने वो इंटरेस्ट की पेमेंट करी थी, उस कॉस्ट को आप किस में ऐड कर सकते हो, उस कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो, इसीलिए वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगी। और आपका जो है हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है आप अलाउ कर पाएंगे। अब देखो, क्योंकि एसेट पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, है ना, चाहे आप उसको यूज़ करो चाहे मत करो, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या हो जाएगी, हमारी अलोएबल हो जाएगी, और हमारे टैक्स में से हम डेप्रिसिएशन जो है रिड्यूस कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं डेप्रिसिएशन जो है किसके अगेंस्ट चार्ज होता है, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। तो जब प्रॉफिट के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो इससे आपका प्रॉफिट कम होगा, तो मतलब जो है टैक्स भी कम लगेगा।
तो ये टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट था। उसके बाद इफ़ द पीरियड इन एन इंडस्ट्री इज़ मोर इट इज़ बेटर टू यूज़ कैपिटल रेदर देन लोन्स। तो अगर आपका जो इंडस्ट्री का जो ये पीरियड है अगर ये ज़्यादा है तो बेटर रहेगा कि आप कैपिटल यूज़ करें बजाय कि लोन्स के। कैपिटल इन द सेंस कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल यूज़ करें, इक्विटी शेयर इशू करके जो कैपिटल आप रेज कर रहे हो वो यूज़ करो। तो क्योंकि हम जानते हैं लोन इंटरेस्ट विल बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ऑन द लोन्स जो लोन्स हैं उस पे जो इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है वो कैपिटल में से करी जाती है। एंड इंटरेस्ट पेमेंट विल बी कैरिड फॉरवर्ड एज बिजनेस लॉस। और इंटरेस्ट पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, अगर आपका लॉस भी हो गया तो एक तरीके से वो बिजनेस का लॉस माना जाता है। तो विच द असेसी में नॉट बी एबल टू सेट ऑफ, जिसको असेसी आगे सेट ऑफ भी नहीं कर सकता। और अदर हैंड बात करें तो मनी लेंडर्स जो होते हैं, जो पैसे लेनदार होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, हैव टू पे टैक्स ऑन देयर इंटरेस्ट इनकम, उनको तो इंटरेस्ट इनकम पे करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए बोला गया है कि कैपिटल यूज़ करो बजाय कि लोन पे, क्योंकि लोन पे तो इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा, कैपिटल पे ज़रूरी नहीं है। उसके बाद इफ़ इंटरेस्ट इज़ पेएबल आउटसाइड इंडिया, अगर इंटरेस्ट की पेमेंट कहाँ करनी है, आउटसाइड इंडिया करनी है, तो TDS उसमें से ज़रूर काटना चाहिए। और इफ़ टैक्स हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स, अगर TDS नहीं काटा तो अमाउंट जो भी पे करी गई है इंटरेस्ट की उस पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर डिडक्शन लेनी है और बाहर किसी को इंटरेस्ट पे करना है तो TDS काट के दो, तभी डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन अगर नहीं पे करी तो आपको मतलब TDS अगर नहीं किया काटा और इंटरेस्ट पेमेंट कर दी तो उसकी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद द टर्म इंटरेस्ट जो है वो डिफाइंड है हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन 28A में इनकम टैक्स एक्ट के। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट पेएबल इन एनी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी बोरोड, आपने कोई उधार लिया है पैसा, उसके रिस्पेक्ट में आप पे कर रहे हो कोई मनी, तो वो इंटरेस्ट है। कोई आपने डेट इनकर किया यानी कि उधार लिया है पैसा, और इंक्लूड एनी सर्विस फ़ी अदर चार्ज, ये सब जो है इंटरेस्ट के अंतर्गत आएगा, क्रेडिट फैसिलिटी के बेस पे, है ना। एंड हैंस नॉट ओनली इंटरेस्ट बट ऑल्सो सर्विस फ़ी अदर चार्ज और लोन वेदर यूटिलाइज, चाहे आपने यूटिलाइज़ किए हों चाहे ना किए हों, उसको जो है हम रिवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे जब हम अपनी बिजनेस इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये था हमारा टैक्स प्लानिंग ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। आई होप क्लियर होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।